नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 10। ये इस नॉवल का आखिरी भाग होगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 10। सिटी हॉल के बड़े घड़ियाल ने 9:30 बजाए। रूजवेल्ट बोulevard पर बहुत भीड़ थी। मैं भीड़ के साथ मिल गया, जैसे कोई नग्न आदमी एक कंबल के नीचे छुप जाता है। मेरी आंखें अब हर जगह लगी हुई थी। अब मैं जानता था कि पुलिस मुझे पहले ही ढूंढ रही होगी। अपनी कैडलॉग को मैंने ग्लोरी के अपार्टमेंट वाले ब्लॉक के लॉकअप में पीछे छोड़ दिया था। इसके मैरून और सफ़ेद रंग की वजह से ये पुलिस के लिए आसान शिकार थी, अगर वो मुझे ढूंढ रहे थे तो। मैं नुक्कड़ की एक दवाइयों की दुकान में घुसा और वहाँ अपने लिए हरे रंग का एक धूप का चश्मा लिया। वो भेष बदलने के लिए काफ़ी नहीं थे, पर वो मुझे सुरक्षा का थोड़ा सा आभास ज़रूर मुहैया करवा रहे थे। काश मैं ग्लोरी के अपार्टमेंट से बिना हेड के ना निकला होता। मैं टेलीफोन बूथ की कतार तक पहुंचा और जोशुआ मॉर्गन का नंबर मिलाया। मैं चैड विंटर्स बोल रहा हूँ, मैंने कहा। अब वो कहाँ है? इंतज़ार करें मिस्टर विंटर्स, मैं भी देखता हूँ, मॉर्गन की महीन पर तेज़ आवाज़ ने कहा। मैं बूथ की दीवार के सहारे खड़ा रहा और ड्रग स्टोर के प्रवेश द्वार को देखता रहा। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और मुंह सूख रहा था। अपने हाथ को संभाले रखने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्या आप सुन रहे हैं मिस्टर विंटर्स? आपके जाने के बाद उसने जल्दी ही क्लिफ साइड छोड़ दिया। मॉर्गन ने मुझे बताया वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस ले गई है। अब वो पाम बीच होटल में ठहरी हुई है। क्या वो अब भी वहीं है? हाँ, 20 मिनट पहले ही उसका नाश्ता भेजा गया है। उसका रूम नंबर क्या है? 159 फर्स्ट फ्लोर, सामने की तरफ। शुक्रिया, उसकी निगरानी करते रहो। अवश्य मिस्टर विंटर्स। मैंने फ़ोन रख दिया, एक सिगरेट जलाई, सनग्लासेस लगाए और दोबारा बाहर की गली में निकल गया। मैंने एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। पाम बीच होटल? वो होटल समुद्र के सामने था। वो शहर का सबसे अच्छा और सबसे महंगा होटल था। होटल के मेन गेट से 200 गज पहले मैंने टैक्सी को रोक दिया। बाकी के रास्ते में पैदल जाऊंगा, मैंने कहा और ड्राइवर को किराए का भुगतान किया। वहाँ मुख्य द्वार के सामने बहुत सी कारों की कतार लगी हुई थी। हॉल पोर्टर और सहायकों की एक छोटी सी फौज पर्यटकों और उनकी कारों को टिप्स इकट्ठी करने और सामान संभालने में व्यस्त थी। वे सब इतने व्यस्त थे कि जब मैं उन्हें पार करके निकला और रिवॉल्विंग दरवाजे के अंदर अपने रास्ते से घुसा तो उन्होंने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ा हॉल भी जाने वाले सैलानियों से भरा हुआ था। रिसेप्शन डेस्क पर उनकी एक छोटी सी भीड़ थी। बेलहॉप सभी प्रकार के सामान को संभाल रहे थे। मैं बिना किसी की नज़र में आए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अपने सनग्लासेस उतार कर और उन्हें अपने हाथ में पकड़े हुए मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ गया। एक वेटर सीढ़ियों पर मेरे पास से गुजरा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सीढ़ियों के सिरे पर बहुत बड़ी जगह थी। यहाँ से बहुत बड़ा गलियारा खुलता था। सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई नाम की पट्टी से मुझे पता चला कि ईव का कमरा कहाँ था। आधा गलियारा पार करने पर मुझे कमरा नंबर 159 मिल गया। मैं दरवाजे तक पहुंचा और खटखटाया। कौन है? ईव ने पूछा। उसकी आवाज़ से मुझे अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। मिस डोलान, आपका टेलीग्राम है, मैंने कहा। मुझे कुछ हलचल सुनाई दी और मैंने अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया। दरवाज़ा खुला। मैंने अपने कंधे से दरवाजे को जोर का झटका दिया। मैं सीधा कमरे में था और इससे पहले कि ईव संभल पाती मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सफ़ेद रंग का गाउन पहने थी। उसका चश्मा और पीछे बंधे हुए बाल अब बदल चुके थे। वो और भी ज़्यादा सुंदर लगी जितना पहले मैंने उसे देखा था। उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसका मुंह खोलने से पहले मुझे उसकी आंखों में चीख की परछाई दिखाई दी। अपना मुंह बंद करो, मैंने तीखे शब्दों में कहा। मुझे तुमसे मिलना था ईव, वो एलिबाई खत्म हो चुकी है। वो पीछे हटी। उसका हाथ उसकी गर्दन तक जा पहुंचा। तुम झूठ बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें बाहर फिकवा दूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस रात किसी ने फ़ोन किया था? उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी एक दोस्त ने, जब मैं कथित रूप से डिक्टेट कर रहा था, तुमसे मेरे बारे में पूछा। तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मैं भूल गई। इसमें ऐसी क्या खास बात है? तुम भूल गई? तुम कैसे भूल सकती हो? तुमने उससे बात की, क्या तुमने नहीं की थी? तुमने उसे कहा कि मैं बाहर हूँ। ये क्या मामला है? उसने बेचैनी से पूछा। मुझे कुछ तो कहना था।
अब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि तुम्हें एहसास ना हो। इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा। ब्लैकस्टोन ने अवश्य ही उस टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनी होगी। क्या हरगिज़ ने भी उसे सुना था? मेरा ऐसा अनुमान है। तुम इससे मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का एक बहाना बना रहे हो। क्या मेहरबानी करके तुम यहाँ से जाओगे? तुम मानती हो हरगिज़ ने घंटी की आवाज़ को सुना था? क्या तुम्हें पक्का पता नहीं है जब टेलीफोन की घंटी बजी तुम क्या कर रही थी? उसने तीखी निगाहों से मुझे देखा। मैंने ब्लैकस्टोन को तभी बताया था तुम उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाओगे। जब मैं स्टडी वापस लौट रही थी तभी घंटी बजी थी। ये किस्मत की बात थी कि ये मिनट या 2 मिनट पहले नहीं बजी, वरना इसने तुम्हारी आवाज़ का जादू ब्लैकस्टोन पर ख़त्म कर दिया होता। क्या उस वक्त हरगिज़ कमरे से जा चुका था? वो हड़बड़ाई, फिर उसने इनकार में अपने सिर को हिलाया। वो बस जा ही रहा था पर चला नहीं गया था। तो उसने भी घंटी की आवाज़ सुनी। क्या तुमने स्टडी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था? क्या उन्होंने तुम्हें ये कहते हुए सुना हो सकता है कि मैं बाहर था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें पता था कि तुम बाहर नहीं थे। उन्हें पता था कि मैं सिर्फ एक बहाना बना रही थी ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो। तुम किस बात के लिए इतना बतंगड़ बना रहे हो? अगर उस समय रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहा होता और वो प्लेबैक में नहीं चल रहा था तो उसने टेलीफोन की घंटी की आवाज़ और तुम्हारी आवाज़ भी रिकॉर्ड की होती। वो थमक कर खड़ी हो गई और मुझे घूरने लगी। अगर वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, उस पर तुम्हारी आवाज़ चल रही थी, तो इसमें क्या खास बात है? यह टेलीफोन की आवाज़ नहीं उठा सकता था। तुम सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम इतनी बड़ी मूर्ख हो? ये माना जा रहा है कि उस समय वो मशीन मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही थी। इसको तुम्हारी आवाज़ और टेलीफोन की घंटी की आवाज़ भी उठानी चाहिए। क्या तुम्हें साफ नहीं दिखता? लेगिट को ये जानने के लिए कि वो रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, ये केवल प्लेबैक में चल रहा था। उसे सिर्फ ये पता लगाना है कि टेलीफोन की घंटी बजी थी। उसके पास टेप है और उसने उसे बार बार चलाया होगा किसी न किसी गलती का पता लगाने के लिए। उसे अब तक सब याद हो गया होगा। अगर ब्लैकस्टोन ये बताता है कि फ़ोन की घंटी बजी थी तो वो जान जाएगा कि उसने हमें पकड़ लिया है। क्या तुम ये बात नहीं समझती? उस एलिबाई का अब कोई वजूद नहीं है। मुझे लगा वो बेहोश होने वाली है और मैंने उसे पकड़ लिया। वो एक पल के लिए मेरे सहारे रही, फिर उसने मुझे दूर धकेल दिया। मुझे मत छुओ। वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। शायद उसे पता ना चले। क्या तुम इस बात पर दांव लगाना चाहती हो? क्या तुम इंतज़ार करना चाहती हो और उम्मीद करती हो उसे पता नहीं चलेगा? मैं उसे जानता हूँ। उसने मुझे कहा था एलिबाई में कोई छेद होना चाहिए और वो सही था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया टेलीफोन की घंटी बजी थी? उसने अपने हाथ बेचैनी से मसले। ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। मुझे ये बात उस वक्त महत्वहीन लगी थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम वेस्टर का पैसा खर्च करने नहीं जा रहे हैं। डैड, इस तरह की बातें मत करो। कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर होगा। अब हम क्या करेंगे? मैं आया और बिस्तर पर उसके साथ बैठ गया। हमें यहाँ से भागना होगा, जितना दूर हम जा सकते हैं और जितनी जल्दी हम जा सकते हैं चले जाएं। पर कहाँ? वे हमें ढूंढ लेंगे। वे हमेशा ढूंढ लेते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो ईव? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नीली आंखें आतंक से गहरा गई थी। जो मैंने तुम्हें कहा है उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? मैंने तुमसे पूछा नहीं होता अगर मैं ऐसा ना चाहता। अब कुछ बाकी नहीं बचा है। तुम्हारे $30 मिलियन खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम क्या चाहती हो, लैरी या मैं। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वो नहीं। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी या अपने आप ही इस सब से पार पाने की कोशिश करोगी? तुम कहाँ जाओगे? हवाना और फिर साउथ अमेरिका की तरफ। किस्मत से और अगर हम तेज हुए तो हम साउथ अमेरिका में गुम होने में कामयाब हो जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? हाँ। मैंने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें यकीन है हम एक नई जिंदगी साथ में शुरू करेंगे? हम इस झटके से उबर सकते हैं ईव, अगर हम साथ रहें। पर क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ चैड। मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसका मुख चूम लिया। मुझे उसकी कंपकपी साफ महसूस हुई। कपड़े पहनो और जल्दी करो, मैंने उसे छोड़ते हुए कहा। अपनी सभी चीज़ें छोड़ दो। होटल के लोगों को ये पता ना चले कि तुम जा रही हो। मैं जितना पैसा मुझसे हो सकता है उतना इकट्ठा करने जा रहा हूँ। तुम वापस घर चली जाओ ईव। तिजोरी खोलो और उसमें से गहने निकाल लो। हीरो को छोड़कर किसी का बीमा नहीं है। कोई नहीं जानता उसके पास क्या था। हीरो को छोड़ देना, पर बाकी सब निकाल लो। उस अलमारी में $1 मिलियन की कीमत का सामान होना चाहिए और वो हमारे पास होना चाहिए। मैं तुम्हें पौने घंटे के समय में घर पर मिलता हूँ। मैं प्लेन के टिकट्स ले लूँगा। लेगिट अभी ब्लैकस्टोन तक नहीं पहुँचा होगा, पर हमें जल्दी करना चाहिए।
उसने सहमति में सिर हिलाया और अपनी ड्रेस के लिए सोचने लगी। तब फिर मैं तुमसे घर पर मिलता हूँ। मैं दरवाजे तक गया। अपना हौसला मत खोना, हम उन्हें हरा देंगे, पर हमें जल्दी करनी होगी। हाँ चैड। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें कागज में दो छेदों जैसी नजर आ रही थी। हम दोनों मिलकर दुनिया को हरा सकते हैं, मैंने कहा। हाँ चैड। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें कागज में दो छेदों जैसी नजर आ रही थी। हम दोनों मिलकर दुनिया को हरा सकते हैं, मैंने कहा। हाँ चैड। मैं क्लिफ रोड पहुंचा। मेरी आंखें किसी भी आने वाली मुसीबत के लिए सतर्क थी। बैंक के एक क्लाइंट, एक गैराज के मालिक से जिसे मैं जानता था, मैंने एक पुरानी ब्यूइक कार किराए पर ली थी और इसके अत्यधिक पुराना होने की वजह से किसी भी पुलिस वाले की चौकन्ना निगाहों से मैं इसमें सुरक्षित महसूस कर रहा था। पिछली सीट पर एक सूटकेस पड़ा था। इसमें बैंक और मेरी ऑफिस की तिजोरी से हासिल $1,00,000 की कीमत के बॉन्ड्स और नकदी थी। मेरे पास मेरी जेब में हवाना के लिए हवाई जहाज की 2 टिकटें थी। मैं जाने के लिए तैयार था। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा समय मुझे लग गया था। मैं 15 मिनट से ज़्यादा लेट था। क्लिफ साइड के गेट खुले हुए थे और मैं गाड़ी चलाता हुआ सीधा ऊपर के रास्ते पर पहुंचा। ईव की कार का कोई नामो निशान न था, पर इसका कोई मतलब नहीं था। वो ये दिखाना नहीं चाहती होगी कि वो घर पर थी। मैंने ब्यूइक को एक जगह पार्क किया और घर की तरफ चल दिया। मैंने सामने का दरवाज़ा धकेल कर खोला और उदासी भरे विशाल हॉल में कदम रखा। मैं कोई आहट सुनने के लिए रुका। कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा था कि लेगिट पहले ही हमारे पीछे पड़ा था और वो घर में ही कहीं हमें पकड़ने के लिए इंतज़ार कर रहा था। ईव, मेरी आवाज़ सीढ़ियों में और शांत गलियारे में तैरती हुई पूरे हॉल में भर गई लगती थी। किसी आवाज़ ने मेरा उत्तर नहीं दिया। मैं लाउंज में गया और वहाँ कोई नहीं था। मैंने हाउस फ़ोन उठाया और उसके कमरे का नंबर डायल किया, पर लगातार जाती हुई घंटी का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। समय निकलता जा रहा था। हमारे पास हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। मैं दोबारा हॉल में गया। ईव, अब भी कोई जवाब नहीं। एक सर्द भयंकर क्रोध मेरे अंदर बढ़ने लगा। एक और धोखा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी उस कंपकपी ने जब मैंने उसे किस किया था, मुझे उसके एक बार फिर उसके भाग जाने के लिए आगाह कर दिया था। अब की बार वो इसके लिए बच नहीं पाएगी। मैं वापस लाउंज में लौटा और मॉर्गन का नंबर मिलाया। मैं विंटर्स बोल रहा हूँ, अब वो कहाँ है? मेरे आदमी ने अभी अभी अपनी रिपोर्ट दी है मिस्टर विंटर्स। मॉर्गन ने मुझे बताया, जब आप पाम बीच होटल से निकले उसने ईडन एंड के अटलांटिक होटल में एक कॉल की थी। मेरा आदमी पाम बीच होटल के ऑपरेटर को। कोई बात नहीं। उसने अटलांटिक में किसके साथ बात की? मिस्टर लैरी ग्रेगनर। उसने उसके साथ आज दोपहर बीच हट में 2:30 बजे मिलने के लिए व्यवस्था की है। क्या उसने बताया कौन सी बीच हट में? नहीं, वो शायद जानता हुआ लगता है, पर मैं अपना आदमी उसके पीछे लगा दूंगा मिस्टर विंटर्स। मैं आपके लिए उसका पता लगा लूँगा। ठीक है, तुम अपने आदमी को अब हटा सकते हो। अब मेरी मिस डोलान में कोई रुचि नहीं है। उसे फ़ौरन हटा लो और मुझे अपना खर्चा बता दो। बिल $1,000 का बनाना। तुमने इसे मेहनत से कमाया है। शुक्रिया मिस्टर विंटर्स, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपको पूरा यकीन है? आपको अब आगे रिपोर्ट्स नहीं चाहिए? मैं रिसीवर इतना कसकर पकड़े हुए था कि मेरी उंगलियां दुखने लगी। नहीं, उसके पास से अपना आदमी तुरंत हटा लो। ठीक है मिस्टर विंटर्स, जैसा आप कहे। अलविदा, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। तो एक बार फिर लैरी, वो एक ही बीच हट हो सकती थी, वेस्टल की बीच हट, जहाँ हमने अभ्यास किया था और वेस्टल की मौत की योजना बनाई थी। यहाँ से वो दोनों भाग सकते थे। कम से कम उसने तो ऐसी कल्पना की होगी। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अभी 12:30 बजे थे। मेरे पास बहुत समय था। मैंने रिसीवर उठाया और अटलांटिक होटल फ़ोन किया। रिसेप्शन, मेरे पास मिस्टर ग्रेंगर के लिए एक संदेश है। क्या आप इसे उनको बता देंगे? मिस्टर ग्रेंगर अभी बाहर है। उन्हें यह संदेश दे दें, लैरी ग्रेंगर देरी के कारण 5:30 बजे तक ना मिले, उसी जगह जहाँ तय था। ईव, समझ गए? क्लर्क ने कहा वो समझ चुका था। इसे मिस्टर ग्रेंगर को दे दें जैसे ही वो पहुंचे। क्या तुम उनके जल्दी आने की उम्मीद करते हो? किसी भी समय। वो अपनी कार ठीक करवाने गए हैं सर। ठीक है, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। मैं दरवाजे तक पहुंचा। फिर सामने का नज़ारा देखकर मेरी गर्दन के पीछे के रोंगटे तन गए थे। मैं वहीं रुक गया। सामने रास्ते पर एक नीले सफ़ेद रंग की पुलिस की कार आ रही थी। जैसे मैं खिड़की में से इसे देख रहा था, इसने बड़ी तेज़ी से ब्रेक लगाए, जिससे ये एकदम से रुक गई और लेगिट बाहर निकला। उसके पीछे ब्लैकस्टोन और हरगिस और एक वर्दी पहने हुए पुलिस वाला उतरे। वे घर की तरफ आगे बढ़े।
जैसे ही मैंने लाउंज और वेस्टल की स्टडी के अंधेरे हिस्से में कदम रखा, सामने वाले दरवाजे की डोरबेल बजी। मैं उनकी निगाह में आए बिना सर्वेंट क्वार्टर से होता हुआ घर को आसानी से छोड़ सकता था, पर मैं अचानक ये जानने के लिए उत्सुक हो उठा कि लेगिट वहाँ किस लिए आया था और वो ब्लैकस्टोन और हरगिज को अपने साथ क्यों लेकर आया था। ऐसी किसी भी जानकारी को मुफ्त में हासिल करने के लिए ये बहुत मुश्किल हालात थे। लेगिट के दरवाजे खोलने और हॉल में पहुंचने से पहले सामने वाले दरवाजे की डोरबेल कई बार बजी। पूरे घर को एक बार देखो जॉन्स्टन, उसने पुलिस वाले को कहा। लगता तो नहीं है घर में कोई है, पर तुम तसल्ली करो। वो ब्लैकस्टोन की तरफ मुड़ा। क्या तुम दोनों मेरे साथ लाउंज में आओगे? मैंने हरगिज और ब्लैकस्टोन को उसके पीछे लाउंज में जाते देखा, जबकि पुलिस वाला दरवाजे से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। तुमने इस बात का गलत मतलब निकाला है, मैंने ब्लैकस्टोन को कहते सुना। चैड इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, वो सारा समय स्टडी में था। मैंने उसे ना केवल सुना था, बल्कि मैंने उसे देखा भी था। तुमने कुर्सी पर सिर्फ उसकी बाजू देखी थी, ये उसे देखना नहीं था मिस्टर ब्लैकस्टोन, लेगिट ने रुखाई से कहा। उसने अपने कोट बाजू में कोई चीज भरकर कुर्सी पर रखा होगा। क्या तुमने बाजू के अलावा उसका और कोई अंग देखा था हरगिज? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मिस डोलान ने तुम्हें उससे दूर रखा? हाँ सर। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता, ब्लैकस्टोन ने गुस्से से कहा। कैसे उसने मुझसे बात की थी? ईव ने रिकॉर्डर को नियंत्रित किया था। थोड़े से अभ्यास से बहुत सारा हौसला और आसान सा सेटअप, लेगिट ने कहा। टैप पहले से ही तैयार करके रखा गया था। माफ करना, पर मुझे अभी तक इस पर विश्वास नहीं हो रहा, ब्लैकस्टोन बोला। लेकिन ज्यूरी करेगी, लेगिट ने बीच में टोका। अगर वो यहाँ होता और अगर वो लेटर्स डिक्टेट कर रहा था, तो ये कैसे संभव हुआ कि फ़ोन की घंटी रिकॉर्ड नहीं हुई? ये वो चीज़ थी जिसकी वो पहले से तैयारी नहीं कर सका। तुम दोनों ने घंटी की आवाज़ सुनी और तुम बाहर कमरे में थे। टेप ने इसे रिकॉर्ड किया होता, पर इसने नहीं किया, और इससे ये साबित होता है कि ये प्लेबैक कर रहा था और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। मैंने अपने पसीने से भरे चेहरे को अपने रुमाल से पोंछा। मैंने निश्चय इस पुलिस वाले को कमतर करके आंका था। मैंने कल्पना नहीं की थी वो यहाँ तक इतनी तेजी से पहुँच जाएगा। उसके बचने की कोई अवसर नहीं है। क्या है सर? हरगिज ने शांति से पूछा। जो उसने मिस वेस्टल के साथ किया, उसके बाद वो सजा से बच जाए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो भाग नहीं पाएगा, लेगिट ने गंभीरता से कहा। कुछ समय के लिए वो नज़रों से ओझल जरूर हो गया है, लेकिन सभी मार्गों, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर निगरानी की जा रही है। वो दूर नहीं जा पाएगा। ये सूचना जानने योग्य थी। हालांकि मैं अंधेरे में खड़ा लेगिट के अति आत्मविश्वास से भरी आवाज़ सुन रहा था, मेरे दिमाग में इस सब से बाहर निकलने की योजना बननी शुरू हो गई। पुलिस वाला वापस हॉल में आ गया, मेरे करीब से गुजरा और लाउंज में चला गया। सर्वेंट क्वार्टर में कोई नहीं है सर, क्या मैं ऊपर जाऊं? हाँ, जाकर देखो। मैं नहीं समझता वो यहाँ पर होगा, पर ईव हो सकती है। उसने लगभग 1 घंटा पहले ही अपने होटल से चेकआउट किया है। मैक उसे पकड़ने में बस 10 मिनट से चूक गया। तसल्ली करो, कहीं वो अपने कमरे में ना हो। तो अब वे ईव के पीछे भी थे। मैं चुपचाप अपने छुपने की जगह से निकला और वेस्टल की स्टडी में घुस गया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और सुनने लगा। मैंने पुलिस वाले को हॉल पार करते हुए और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सुना। वहाँ डेस्क पर वेस्टल का टेप रिकॉर्डर रखा था। मैं डेस्क के पास गया और मशीन को उठाया और चुपचाप स्टडी से निकल गया। सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खोला और पगडंडी पर तेजी से चलता हुआ पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं गैराज पहुंचा। मैंने दरवाज़ा खोला और आगे की सीट पर रिकॉर्डर को रखा। मैंने वहाँ इंजन को शुरू करने का जोखिम नहीं लिया। मैं जानता था इंजन की आवाज़ घर के अंदर तक जा सकती है। आगे की सड़क ढलान वाली थी। मैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठ गया और पार्किंग ब्रेक हटाए। कार ढलान पर लुढ़कने लगी और बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ चली। इसका दूर गेट की तरफ बढ़ना जारी रहा। जब मुझे विश्वास हो गया कि कार घर से ओझल हो गई है, मैंने इग्निशन स्टार्ट किया और क्लच पर पाँव रखा। जब इंजन स्टार्ट हो गया, मैंने अपना पैर पैडल पर दबाया और गाड़ी को तेजी से भगाया। एक बार क्लिफ रोड पर आकर मैंने गाड़ी को सावधानी से चलाया। मैं अभी 900 फीट की ऊंचाई से नहीं गिरना चाहता था। मुझे पहले कई काम करने थे। मैं बीच हट पर 1:30 बजे से कुछ मिनट पहले पहुंच गया था। मैंने गाड़ी को हट के पीछे पेड़ों की झुरमुट में पार्क कर दिया और फिर हट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, परंतु उस पर ताला लगा था। मैं वापस पेड़ों के झुरमुट के पास आ गया और एक पेड़ के साथ कमर लगाकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। मैं जानता था मेरा समय खत्म हो चुका था। मैं जानता था मेरे लिए पुलिस से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे लिए अवसर हो सकता था अगर मेरे पास समय होता,
पर सड़कें, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन सील होने के बाद मैं अब खत्म था। मैं अब भयभीत नहीं था। मैं केवल एक बार डरा था जब मैंने सोचा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ है। पर अब जब मैं जानता था सब कुछ मेरे हाथों से फिसल चुका है, इस पार या उस पार, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। दो काम थे जो मुझे अब करने थे, ईव की खबर लेना और फिर खुद अपनी फिक्र करना। मेरे लिए ईव से मेरा हिसाब बराबर करना बड़ा ज़रूरी था। किसी औरत ने मुझे पहले कभी धोखा नहीं दिया था और मुझे ये जानकर बड़ी संतुष्टि मिलती कि ऐसा करने वाली आखिरी औरत थी। उसके बाद कोई और औरत नहीं होगी, मतलब कोई और होगी भी नहीं, फिर मैं भी नहीं। 2:30 बजने से 1 मिनट पहले मैंने स्लेटी रंग की कूपे कार को बीच रोड से आते हुए देखा। ईव बहुत तेज गति से कार चला रही थी। इसमें कोई शक नहीं, वो बेचैन थी और अपने महबूब को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहती थी। बीच हट के पास पहुंचकर वो रुकी और कार को रिवर्स कर दिया ताकि वो सड़क से किसी को दिखाई न दे, और फिर डिग्गी से एक बड़ा सूटकेस लेकर वो तेजी से हट की तरफ बढ़ी। फिर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। दोपहर का सूरज बहुत तेज चमक रहा था और मेरे पैर तले की रेत गर्म हो गई थी। मैं चुपचाप हट की तरफ बढ़ा और दरवाजे को धकेला। मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, यहाँ कमोबेश आप दृश्य में आते हैं। मैं पूरे 2 घंटे के करीब आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं सोचता हूँ मैंने आपको पूरे परिदृश्य के बारे में बता दिया है कि वे कौन से हालात थे जो मेरी बीवी के कत्ल का कारण बने। मैं इस बारे में अब सोचता हूँ अगर मैं ईव के प्यार में ना पड़ा होता तो मुझे यकीन है मैंने उसका कत्ल ना किया होता। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। अगर ये सब ईव के लिए नहीं होता तो मैं इस वक्त एक कत्ल के अपराध की स्वीकारोक्ति डिक्टेट ना कर रहा होता। मैं वेस्टल से पैसे कमाकर संतुष्ट रहता और मैं उसके साथ शादीशुदा होने की अपनी मुश्किलात को स्वीकार कर चुका होता। ये तो जब मुझे आभास हुआ कि ईव से अकेले में मिलने के लिए मुझे तरकीब और तरतीब से काम लेना होगा, तब मुझे दूसरे रास्तों की तरफ देखना पड़ा। तब भी मुझे वेस्टल की हत्या के बारे में नहीं सूझा होता अगर ईव ने मुझे इस बारे में आसानी से सुझाया ना होता। अगर किसी पर वेस्टल के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है तो वो ईव है। मैं अब सीधे और साधारण ढंग से कह सकता हूँ कि मैंने ईव को मारा है, और इस बात को इस तरीके से समझा जाता है तो ये मेरे लिए इंसाफ नहीं होगा। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो उसने मुझे ख़त्म कर दिया होता। मैं वेस्टल का हत्या करना कबूल करता हूँ, पर ईव की मौत आत्मरक्षा में हुई थी। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे थी और जब मैं हट में दाखिल हुआ वो तब भी मुझसे एक कदम आगे ही थी। शायद उसने मेरी आहट को सुन लिया था और उसने तुरंत कार्रवाई की। शायद उसने बगल की खिड़की से मुझे पेड़ों के झुरमुट से आते हुए देख लिया था। मैं नहीं जानता, पर वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसकी पीठ सामने वाली दीवार के साथ थी और हाथ में 0.38 ऑटोमेटिक गन। हेलो ईव, मैंने कहा और मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये अजीब था कि डर कैसे किसी औरत को भयानक बना देता है। इस वक्त वो दीवार के साथ तनी हुई खड़ी थी। वो उतनी भद्दी दिखाई दे रही थी जितनी कभी वेस्टल दिखाई देती थी। उसकी आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे। उसका चेहरा हड्डियों का ढांचा दिख रहा था और मुंह एक टेढ़ी लकीर की तरह था। हम भागने नहीं जा रहे हैं, मैंने आराम से खड़े होते हुए कहा। इस वक्त पुलिस हमें सब जगह ढूंढ रही है। तुम अपनी झूठी बातों से मुझे नहीं डरा सकते, उसने एक सांस में कहा। तुम कैसे जानते हो मैं यहाँ थी? क्या कोई ऐसा कारण है जिससे मैं तुम पर विश्वास करूं? मैं कई दिनों से तुम्हारी निगरानी करवा रहा था। अपने आप को बहलाओ मत ईव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेगेट इस वक्त घर पर है। वो ब्लैकस्टोन और हरगिज उस सीन को दोबारा करके देख रहे हैं। वो ये भी जानता है कि हमने ये सब कैसे किया। मैंने उसे ब्लैकस्टोन को बताते हुए सुना है। इसके लिए तुम्हें खुद को धन्यवाद देना होगा ईव। अगर तुम्हें वो टेलीफोन कॉल याद रहती तो अब तक हम हवाना में होते। मैंने लेगेट को कहते हुए सुना कि सड़कों, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर नज़र रखी जा रही है। हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। उसने लंबे समय तक मुझे घूरा। तुम दूर नहीं जा सकते, उसने कहा, परंतु मैं जाऊंगी। हाँ, तुम जा सकती हो। वे तुम्हें तुम्हारे चश्मे के बिना और तुम्हारी उस पुरानी सेक्रेटरी वाली कदकाठी के बिना नहीं पहचान सकते। वे नहीं जानते कि लैरी कैसा दिखता है। क्या वे जानते हैं? मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ ईव, तुम्हारे पास मुझसे बेहतर मौका है, मैं इसे मानता हूँ। अगर तुमने मुझसे सीधा खेल खेला होता तो मैं तुम्हें भाग जाने का मौका दे देता, लेकिन मैं तुम्हें अब ये मौका नहीं देने वाला। हम दोनों इसमें शामिल हैं। तुम भी उतनी जिम्मेदार हो जितना कि मैं हूँ। मुझे कुछ बताओ, क्या लैरी ये सब जानता है? उसने अपना सिर इनकार में हिलाया। मुझे पता था कि वो नहीं जानता। तुमने मुझे वेस्टल की हत्या के लिए इसलिए उकसाया ताकि तुम उसे वापस हासिल कर सको। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती थी? तुम्हें पता था कि वो तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है।
तुम जानती थी अगर तुम्हारे पास $30 मिलियन आ जाए तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। इसलिए तुमने ये दिखावा किया कि तुम्हें मुझसे प्यार था ताकि मैं वेस्टल को मार दूं और तुम्हें पैसे मिल जाएं। तुमने बहुत बुरी योजना बनाई ईव। तुम्हें खून खराबे को इस योजना से दूर रखना चाहिए था। अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो उससे छुटकारा पाने का मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढता और तब तुम आज आराम से बैठी होती। लेकिन तुम्हें तो दौलत पाने की बहुत बेचैनी थी। अब पुलिस तुम्हें तलाश कर रही है। तुम्हारे 10 मिनट बाद ही वे तुम्हारे होटल में आ गए थे। जरा सोचो वे तुम्हारे कितने करीब हैं। जब मैं बात कर रहा था तो मैंने महसूस किया कि वो खिड़की से बार बार बाहर झांक रही है। मैं जानता था कि मुझे जल्दी से कोई कदम उठाना होगा। वो मुझे बस मारने ही वाली थी। यही उसके लिए एकमात्र रास्ता बचा था। लैरी, उसने कल्पना की कि किसी भी समय आ रहा होगा और उसके आने से पहले उसे मुझे मारना होगा। मुझे मारने के बाद वो झोपड़ी के बाहर उसका इंतजार करेगी। जैसे ही लैरी आएगा वो उसकी कार में बैठ जाएगी और वो कभी नहीं जान पाएगा ईव ने क्या किया है। उसके पास इस मौके का फायदा उठाने का अच्छा मौका था। पुलिस उसे, जैसी वो अब दिखाई दे रही थी, कभी भी पहचान नहीं पाएगी। मैं लापरवाही से उसकी तरफ बढ़ा। हम कोई 16 से 17 फीट के फासले पर थे। उसके ऊपर कूदना बहुत जोखिम का काम था। हिलो मत, उसने तेज आवाज में कहा। वापस जाओ। तुम मुझे मारने वाली हो, है ना ईव? मैंने पूछा। तुम्हारे लिए यही एकमात्र रास्ता बचा है। यही रास्ता मेरे लिए भी होगा। मुझ पर मुकदमा चले और फिर सजा मिले। इससे बेहतर होगा तुम ये काम अभी कर दो। आगे बढ़ो और चलाओ गोली। मैं देख सकता था वो ट्रिगर दबाने के लिए अपने अंदर पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। वो गोली चलाना चाहती थी पर किसी चीज ने उसे रोक रखा था। अगर मैं हिलता तो वो ऐसा कर देती, पर इसके बिना उसमें गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी। वो ज्यादा देर तक नहीं हिचकिचाएगी। तुमने बहुत देर कर दी, मैंने कहा और मैंने अपने सिर को उसके पीछे खिड़की की दिशा में हिलाया। लो, तुम्हारा महबूब भी आ गया। वो लैरी का इंतजार कर रही थी, वरना इस पुरानी तरकीब ने काम नहीं किया होता। वो तनाव में आ गई। वो जानती थी कि लैरी के आने से पहले उसने मुझे खत्म करना था। उसने तुरंत मुड़कर खिड़की से रेत के खाली पड़े इलाके को देखा। मैंने आगे की ओर उसकी बगल में छलांग लगा दी। मेरे हाथों ने उसकी गन पकड़ी हुई कलाई को थाम लिया। इस छीना झपटी में गोली चल गई जो खिड़की को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। उसने तो मुझे मार ही दिया था। गन से निकली रपट की गर्मी मुझे महसूस हुई। मैंने उसके हाथ से गन छीन ली और उसे कमरे में फेंक दिया। जैसे ये फर्श से टकराई, ये दोबारा चल गई। जितनी मैंने कल्पना की थी वो उससे ज्यादा ताकतवर निकली। उसने धक्का मारकर खुद को मुझसे अलग किया और गन की तरफ कमरे में छलांग लगाई। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकी, मैं उसकी तरफ कूदा। अपने घुटनों से उसकी पीठ पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। हम दोनों फर्श पर गिर गए। उसकी उंगलियां बंदूक के बट तक पहुंच गई। मेरा हाथ उसके हाथ तक पहुंचा और मैंने उसके हाथ को फर्श पर पटका, जिससे गन उसकी पकड़ से फिसल गई। वो अपनी पीठ के बल घूमी और अपनी बंद मुट्ठी से मेरे चेहरे पर वार किया। एक लंबे संघर्षपूर्ण पल के लिए हम जंगली जानवरों की तरह लड़े। मैंने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, पर उसने मेरी कलाइयों को पकड़ लिया और उन्हें दूर जकड़े रखा। वो आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी और मैं बड़ी मुश्किल से उसे फर्श पर काबू कर पा रहा था। मेरी बजाय उसे बहुत कुछ हासिल होना था और इसी हताशा ने उसके अंदर शैतानी ताकत भर दी थी। पर मेरे अतिरिक्त भार और ताकत का असर उस पर पड़ने लगा। मुझे महसूस हुआ उसका प्रतिरोध ढीला पड़ने लगा था। जब मैंने उसका दायां हाथ जोर लगाकर नीचे किया तो उसकी सांसें फूलने लगी थी। मैंने उसे अपने घुटनों के नीचे दबा लिया। बेबस होकर उसने बाएं हाथ के पंजे से मेरे चेहरे पर वार किया, पर मैं उसकी कलाई को पकड़ने में और उसके नाखूनों को अपनी आंखों से दूर रखने में कामयाब हो गया। अपने दोनों हाथों से मैंने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसका हाथ फर्श पर लगा दिया। उसे भी मैंने अपने घुटनों के नीचे दे दिया। मैंने उस पर काबू पा लिया था और अब वो फर्श पर बेबस पड़ी थी। वो मुझ पर गुर्राई, छटपटाई और लातों से वार किया। वो अब औरत नहीं रही थी। वो अब काबू में आए हताश जानवर की तरह थी। जैसे ही उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, मेरे हाथ उसकी गर्दन पर पड़े। उसे बहुत पहले चिल्लाना चाहिए था, पर इससे भी उसको मदद नहीं मिलती। उसे सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। लैरी यहाँ 2 घंटे से पहले आने वाला नहीं था। मेरी उंगलियों से दबे उसके नरम गोश्त के एहसास ने मुझे एक असाधारण आनंद से भर दिया। मैंने उसकी नीली आंखों में देखा। वो अब जानती थी कि वो मौत से बस एक धड़कन की दूरी पर थी, पर उसकी आंखों ने दया की भीख नहीं मांगी। वो नफरत से जल रही थी। अलविदा ईव, मैं बुदबुदाया। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इस संसार में हम दोनों में से किसी के लिए जगह नहीं है। अगर तुम बचकर निकल भी जाती हो तो तुम अकेली जीवित नहीं रह पाती।
उसने अपनी पीठ को कमान की तरह मोड़ा और मुड़ने की कोशिश की। उसने अपनी गर्दन को मेरी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। मैंने अपने अंगूठे उसकी श्वास नली में गड़ा दिए। जब उसका दम घुटने लगा तो उसकी आंखें फटने लगी। उसका मुंह खुल गया। मैंने दबाव बढ़ा दिया और क्योंकि मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बस यही कहानी थी मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। इसमें शुरू से लगभग आखिर तक पूरी कहानी शामिल है। मैं आपको ये दोनों टेप डाक से भेजना चाहता हूँ और मैं आपको तुरंत कार्रवाई की सलाह दूंगा। ये हट नरक के समान गर्म है और वो मरी पड़ी है। मुझे दुख है, मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, पर कम से कम आपको उसे ज़्यादा दूर नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप मुझे भी जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कोई आपको एक कार जलने की सूचना देगा और वहीं मैं मिलूंगा। मैं मानता हूँ मुझ में ईव की गन इस्तेमाल करने की और अपने सिर में गोली मार लेने की हिम्मत नहीं थी। मेरे लिए सबसे सरल और साधारण तरीका यह है कि मैं अपनी बुइक कार में बैठूं और क्लिफ रोड पर उसे चलाता हुआ जहां बाट टूटी हुई है वहां जाऊं और वेस्टल के पीछे चला जाऊं। मैं ये कर सकता हूं। बस मुझे ये करना है कि मैं खूब तेज गाड़ी चलाता जाऊं और सही वक्त पर स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दूं। मैं इस तरह जाने से नहीं डरता। किसी चीज़ से मुझे टकराने से पहले कम से कम कुछ ही मिनट लगेंगे। जब मैं टकराऊंगा मैं खत्म हो जाऊंगा। कौन जानता है वेस्टल मेरा इंतज़ार कर रही हो। ये मेरे लिए उपहास का क्षण होगा अगर वो ऐसा करेगी, पर मुझे पता है वो नहीं मिलेगी। मुझे अनुमान है जहाँ मैं गिरूंगा वहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ मौन और अंधकार, और मुझे इनसे डर नहीं लगता। अच्छा, अलविदा मिस्टर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, और आपका इतना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। अब चैड विंटर्स आपसे विदा लेता है। अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रदान करें। उपसंहार। एक धूल भरी हुई बहुत पुरानी फोर्ड ईडन एंड से समुद्र किनारे की सड़क पर आती दिखाई दी। चैड ने इसे आते हुए देखा। उसने अपनी कुर्सी को पीछे खिसकाया और खड़ा हो गया। एक कठोर नपीतुली मुस्कान ने उसके चेहरे को और भी क्रूर बना दिया। वो आगे बढ़ा और रेंच उठा लिया जो मेज पर पड़ा था। फिर वो हट के दरवाजे की तरफ बढ़ा और दीवार के साथ छिपकर खड़ा हो गया। उसने इंतजार किया। कार के इंजन की आवाज़ और तेज हो गई। खुली हुई खिड़की से उसे कार की झलक दिखाई दी जब वो हट के सामने आकर रुकी। उसने कार का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनी। तुम कहाँ हो ईव? लैरी ने पुकारा जब वो गर्म रेत के ऊपर चलता हुआ हट के दरवाजे पर पहुंचा। चैड ने इंतजार किया। उसके दाएं हाथ की मुट्ठी ने रेंच को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां दुखने लगी। दरवाज़ा खुला और लैरी ने अंदर कदम रखे और वो कभी नहीं जान पाएगा उससे क्या चीज़ टकराई। भारी रेंच उसकी खोपड़ी के ऊपर जोर से पड़ा और उसकी खोपड़ी टूटने की आवाज़ आई। उसका शरीर फर्श पर गिरने से पहले ही वो मर चुका था। चैड जोर से गहरी सांस लेता हुआ उसके पास खड़ा था। उस प्रहार के आघात ने उसकी बाह को झकझोर दिया था। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसको दूसरे प्रहार की जरूरत नहीं थी। उसने रेंच मेज पर रख दिया और मृत आदमी की बगल में झुक गया। उसने उसको पीठ के बल किया और उसके मृत चेहरे को बिना देखे उसने जल्दी से उसकी जेबों की तलाशी ली। उसकी जेब में एक मोटा पर्स था जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ खत और $20 थे। उसे एक सिगरेट केस, एक रुमाल और माचिस की डिबिया मिली जिसे उसने मेज पर रख दिया। फिर जल्दी से उसने मृत आदमी के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने उसे उसके अंडरवियर, जुराबों और जूतों में छोड़ दिया। उसने अपनी सफ़ेद नायलॉन की शर्ट और अपनी नेवी रंग की पैंट्स उतारी और लैरी की चेक वाली शर्ट, उसकी पहनी हुई स्लेटी रंग की फ्लोनल की पैंट्स और जैकेट पहन ली। फिर अपनी शर्ट और पैंट्स उसने मरे हुए आदमी को पहना दिए। ये एक धीमा, मुश्किल और डरावना कार्य था और जिस वक्त उसने ये काम कर लिया तो वो पसीने से तरबतर और कांप रहा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। वो 6 बजाने वाली थी। उसे अब 3 घंटे की प्रतीक्षा करनी थी ताकि उसकी भागने की योजना का अंतिम काम करने से पहले घना अंधेरा हो जाए। उसका 3 घंटे का समय उस गर्म हट में बिताने का कोई इरादा नहीं था। उसने दीवान पर मरी हुई औरत की तरफ देखा और उसका मन अवसाद से भर गया। वो उसके साथ यहाँ रहने वाला नहीं था, जो उसके लिए एक भयानक मंजर था। उसने लैरी को अपने कंधों पर उठा लिया और उसके साथ डगमगाते हुए कदमों से गर्म रेत पर चलता हुआ अपनी छुपाई हुई ब्यूक कार तक पहुंच गया। उसने लाश को ड्राइविंग सीट के सामने फर्श पर पटक दिया। फिर वो वापस हट में लौटा और अलमारी से जो भूरे रंग का कागज और टेप उसे मिला था, उसने उसे टेप रिकॉर्डर के दोनों टेपों का पार्सल बना दिया। उसने पार्सल पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉन हैरिंगटन का पता लिखा और पार्सल पर अति आवश्यक लिख दिया। कमरे को आखिरी मर्तबा देखते हुए उसे कमरे की दीवार के साथ रखा हुआ ईव का सूटकेस दिखाई दिया। हे भगवान, ये तो मैं भूल ही गया था, उसने जोर से कहा। उसने सूटकेस उठाया और मेज पर रखा और उसे खोला। ईव द्वारा जल्दी से डाले गए कपड़ों में सबसे ऊपर वेस्टल का गहनों का डिब्बा था। जैसे ही उसने उसका ढक्कन उठाया, उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई।
ईव ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। वो हीरो के साथ उसकी बाकी जेवरात भी ले आई थी। उस डिब्बे में शायद $1 मिलियन से भी ज्यादा कीमत के गहने थे। उसने गहनों का डिब्बा और पार्सल लिया और वापस अपनी ब्यूइक कार तक पहुंचा और छाये में इंतजार में बैठ गया। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि लेगेट को यह पता लगाने में कितना समय लगेगा कि ब्यूइक में पड़ी लाश उसकी नहीं थी। उसे याद था कि वेस्टल की कार कितनी बुरी तरीके से जल गई थी। लाश पहचानने योग्य नहीं थी, पर उसे कोई संदेह नहीं था जो कुछ भी बचेगा लेगेट पूरी तत्परता से उसकी जांच करेगा। यह संभव था कि लैरी के दांत बाजी पलट सकते थे, परंतु तहकीकात में समय तो लगना ही था। जब ये सब हो रहा होगा वो भाग चुका होगा, इसलिए उसके लिए शुरुआत अच्छी होगी। वे उसकी तलाश तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक उनको ये यकीन ना हो जाए कि लाश उसकी नहीं थी। उसने निश्चय किया कि आसानी से बचने के लिए उसे कनाडा के तट तक पहुंचना था। कनाडा से वो इंग्लैंड जा सकता था। उसके पास पैसा था और पैसे से पासपोर्ट खरीदा जा सकता था। पैसा कुछ भी खरीद सकता था। उसे यकीन था उसके पास इस झंझट से निकलने का ये सुनहरा मौका था। वो पेड़ के साथ पीठ टिकाए सिगरेट पीते हुए और विचार मग्न तब तक बैठा रहा जब तक अंधेरा नहीं हो गया। उसका अगला कदम क्लिफ रोड तक कार चलाकर ले जाना था और ऊंची पहाड़ी से ब्यूक को नीचे गिरा देना था। जब वो स्वयं संतुष्ट हो जाएगा कि कार जल रही थी, वो वापस हट में लौटेगा और लैरी की फोर्ड कार ले लेगा और तट के लिए अपना सफर शुरू करेगा। ये बड़ा थकाने वाला काम था कि उसे हट तक वापस पैदल चलकर आना था। ये क्लिफ रोड से काफी दूरी पर था और उसे 1 घंटे या इससे अधिक का समय लगना था, पर और कोई चारा नहीं था। वो ब्यूक कार में सवार हुआ और उसका चेहरा विषाद से भर गया जब उसका पैर लैरी की मुड़ी हुई लाश से जा टकराया। जब वो समुद्र के किनारे वाली सड़क पर गाड़ी चला रहा था, उसके जहन में सवाल उठा, कहीं पुलिस उस पहाड़ी पर पहरा ना दे रही हो। अगर ऐसा था तो वो फंस सकता था, पर उसे कोई कारण नजर नहीं आया कि वे वहां क्यों होंगे। वो वेस्टल के घर में कुछ पुलिसियों को छोड़ सकते हैं, बस सारी रात क्लिफ रोड पर आदमी लगाए रखने में कोई तुक नहीं था। वो एक खतरा था जो उसे उठाना था। सिर्फ अपनी पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल कर उसने बहुत तेज कार चलाई। बहुत जल्दी उसने लंबी और बलखाती क्लिफ रोड पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वो जगह जहां से वेस्टल की कार खाई में गिरी थी नजदीक आती गई, उसका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। अर्धअंधकार में उसने बाढ़ की वो टूटी हुई जगह देख ली और गाड़ी को रोका। अब उसके पास खोने के लिए समय नहीं था। उसने अपना सूटकेस निकाला और उसे किनारे की घास पर रख दिया। सूटकेस के ऊपर उसने पार्सल और वेस्टल के गहनों का डिब्बा रख दिया। वो वापस ब्यूक में सवार हुआ और उसे किनारे तक ले आया। गाड़ी का मुंह टूटी हुई बाढ़ में बनी जगह की ओर था। उसने गियर को हटा दिया और इंजन को चलता छोड़कर कार से बाहर आ गया। उसका अगला कदम थोड़ा मुश्किल था। कार को गियर में लगा हुआ मिलना चाहिए था, वरना लेगेट आसानी से अंदाजा लगा लेता कि क्या हुआ होगा। अगर कार का गियर न्यूट्रल की पोजीशन में मिला तो इससे उसे पता चल जाएगा कि कार ऊपर से चलते हुए नहीं गिरी, बल्कि उसे धकेला गया है। चैड कार के अंदर झुका। उसने अपने कंधे की मदद से कार के दरवाजे को खुला रखा। उसने हाथ से क्लच पैडल को दबाया, गियर को लीवर के तीसरे गियर में डाला, हैंडल थ्रोटल को पूरा दबा दिया ताकि इंजन पूरी तरह से दौड़ने लगे। फिर खुद को संभालते हुए उसने क्लच छोड़ दिया और खुद बाहर कूद गया। कार आगे की तरफ बढ़ी। कार का दरवाजा जोर से लहराया और चैड के कंधे के ऊपर जोर से टकराया। वो जमीन पर लुढ़का और अपने पास गुजरते हुए कार के पहियों से उसने अपनी टांगे बचाने की भरपूर कोशिश की। उसने कार को ओझल होते देखा। तभी उसने महसूस किया कि उसकी टांगे भी हवा में लटक गई है। वो किनारे की तरफ गिरता जा रहा था। उसने भयभीत होकर अपनी उंगलियों से घास को जकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसका बाकी का शरीर पहाड़ी से फिसल गया है और वो हवा में लटका हुआ है। वो वहां लटका रहा। उसका दिल धाड़ धाड़ कर बज रहा था। उसके बाजुओं के बढ़ते खिंचाव और दर्द ने उसे पसीने छुड़ा दिए। उसके पंजे किसी सहारे के लिए जूझे, पर कोई सहारा नहीं मिला। उसने अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर जिस कोण से वो लटका हुआ था वो बहुत खतरनाक था। उसके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना वजन पहाड़ी की चट्टान से ऊपर खींच पाता। उसे चट्टानों और पत्थरों के टूटने की भयंकर आवाजें सुनाई थी। जब कार पहाड़ी से नीचे जा टकराई, उसकी कंपकपी छूट गई। कुछ समय बाद जब कार जलने लगी, आसमान लाल और नारंगी प्रकाश से चमकने लगा। उसे लगा उसकी उंगलियों की ताकत खत्म होती जा रही है। उसका मस्तिष्क एक अनदेखे और अनजाने आतंक की गिरफ्त में आ गया। उसने अपने आप को ऊपर खींचने का अंतिम बार प्रयास किया। वो अपना एक घुटना पहाड़ी की चट्टान पर रखने में कामयाब भी हो गया था। तभी वो घास जिसके सहारे वो पहाड़ी के साथ लटका हुआ था धीरे धीरे जमीन से बाहर आ गई। और फिर उसने अपनी मौत की तरफ अपने तेज रफ्तार और भयानक आखिरी सफर की शुरुआत की। समाप्त। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का आखिरी पार्ट। मेरे ख्याल से ये नॉवल काफी थ्रिल से भरी और इंटरेस्टिंग थी।
आप लोगों को ये नॉवल कैसी लगी, प्लीज़ अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।